जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे मालदीव में भारत के इस कदम से तिलमिला जाएगा चाइना। श्रीलंका पहले ही दे चुका है ड्रैगन को तगड़ा वाला झटका। दोस्तों, आखिर वो कौन सा बड़ा कदम उठा लिया है मालदीव को लेकर अपने भारत ने, जो चाइना के रातों की नींदों को कर सकता है हराम। तो वहीं सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां पर यूनुस के इस्लामिस्ट मंत्री ने शेयर किया विवादित नक्शा। बंगाल, असम और त्रिपुरा बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया गया है। दोस्तों, बताएंगे उसके बाद भारत के रिएक्शन के डर की वजह से उसने बड़ा कदम भी उठा लिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे खालिस्तान के समर्थक दोस्त ही हो गए, जस्टिन ट्रूडो से बेवफा मांग लिया उनका इस्तीफा। सारी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मालदीव में भारत के इस कदम से तिलमिला जाएगा चाइना। श्रीलंका पहले ही दे चुका है ड्रैगन को तगड़ा झटका। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के दो प्रमुख जहाज यानी ICGS वैभव और ICGS अभिराज मालदीव की राजधानी माले में 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। ये यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में भारत के सागर ढांचे यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के तहत समुद्री सहयोग और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल है। भारत का ये कदम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोले तो BRI और मालदीव में उसकी बढ़ती उपस्थिति के खिलाफ भारत की सटीक कूटनीतिक चाल है। भारत और मालदीव के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए ये पहल की गई। ICG जहाज समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में मदद करेंगे। तो वहीं बता दें कि इससे चीन में क्यों खलबली मची है। दरअसल मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर स्थित है। चीन ने साउथ कॉरपोरेशन के तहत मालदीव में बंदरगाह और एयरपोर्ट परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है। भारत का यह कदम चीन की इन कोशिशों को जवाब देने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, वहीं बता दें बंगाल, असम, त्रिपुरा बांग्लादेश का हिस्सा। जी हां, यूनिस के इस्लामिस्ट मंत्री ने शेयर किया विवादित नक्शा, बाद में भारत के डर से कर दिया उसको डिलीट। दोस्तों, बांग्लादेश के नेताओं में भारत विरोधी बयानबाजी की होड़ मची हुई है। अब महफूज आलम को ही देख लीजिए, अंतरिम सरकार बने चंद महीने ही हुए हैं कि मोहम्मद यूनुस के सलाहकार महफूज आलम ने फेसबुक पर एक मैप, एक नक्शा पोस्ट कर दिया जिसमें बंगाल, असम, त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया गया। इतना ही नहीं, विजय दिवस पर इन इलाकों को कब्जा करने की धमकी तक दे डाली, लेकिन जब बवाल मचा तो लगा कि ज्यादा ही उसने बोल दिया तो पोस्ट डिलीट करनी पड़ गई। अब इंडियन यूजर्स पूछ रहे हैं कि कहां है, जवाब तो देते जाइए, क्यों डर गए। सबसे पहले आपको बताते दोस्तों कि महफूज आलम आखिर है कौन। दरअसल महफूज आलम बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन से पैदा हुआ नेता है, जिस आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उस विद्रोह का वो मास्टर माइंड माना जाता है। अब ऐसे में फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए उसने लिखा कि पूर्वी भारत और बांग्लादेश में लोगों की संस्कृति एक जैसी है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण ऊंची जातियों और हिंदू कट्टरपंथियों के बंगाल विरोधी रवैये के कारण हुआ है। उसने कहा कि भारत से सच्ची आजादी पाने के लिए हमें 1975 और 2024 जैसा ही कुछ करना होगा। ये बात यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों, महफूज आलम ने बांग्लादेश का एक मैप पोस्ट कर दिया जिसमें भारत का पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा बांग्लादेश में दिखाया गया है। लेकिन कुछ ही देर बाद जब महफूज आलम को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया तो उसने 2 घंटे के भीतर ही चुपचाप पोस्ट डिलीट कर दिया। हम आपको उसका पोस्ट दिखा रहे हैं और नक्शा भी दिखा रहे हैं, आप देख ही पा रहे हैं। ऐसे में अब आप क्या जवाब देना चाहेंगे इस महफूज आलम को, जहां एक तो मोहम्मद यूनुस भारत के साथ बैर करते नजर आ रहे हैं, भारत के साथ दुश्मनी मोल लेते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर उसी के मंत्री, उसी के नेता भारत के भी हिस्सों को अपना बताने लगे हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आप लोग राय देना मत भूलिएगा कमेंट में। और अगर आप भी मानते हैं कि इन हिस्सों को अपना बताने वाले इस मंत्री को कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए और भारत की मोदी सरकार को इतने से ही कृत्य पर उस पर एक्शन लेना चाहिए, तो सामने लाइक का बटन है दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, आपके लिए 1 सेकंड का भी काम नहीं है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, खालिस्तान समर्थक दोस्त ही हो गए, जस्टिन ट्रूडो से बेवफा मांग लिया उनका इस्तीफा। राजनीतिक संकट वहां बढ़ा। जी हां, कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। विपक्षी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो NDP के नेता जगमीत सिंह ने भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ की धमकी को लेकर ट्रूडो सरकार पर जमकर निशाना साधा। जगमीत सिंह कनाडा की बड़ी पार्टियों में से एक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी बोले तो NDP के नेता है। जगमीत सिंह खालिस्तानी समर्थक हैं और इसने उनकी राजनीति को निर्धारित करने में बहुत ही ज्यादा मदद की है। जगमीत सिंह ने कहा कि आज मैं जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे की मांग करता हूं। जब कनाडाई जनता को ऐसे नेता की आवश्यकता है जो उनके लिए लड़े, वो भी तब
तब जब लिबरल पार्टी खुद के अंदर लड़ाई कर रही हो। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, आवास ढूंढने में मुश्किलें हो रही हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी ने कई नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में दोस्तों खुद जस्टिन ट्रूडो का दोस्त, बोले तो खालिस्तानी समर्थक सारे दोस्त जस्टिन ट्रूडो से बेवफा हो गए और उनका इस्तीफा मांग लिया, जिसने बड़ा झटका दे दिया है जस्टिन ट्रूडो को। तो वहीं आपको बता दें, जिनपिंग के देश पहुंचे भारत के मिस्टर बॉन्ड यानी कि अजीत डोभाल जी। चीन ने कहा आपसी भरोसा बढ़ाने को हम हैं तैयार, दे दिया ये बड़ा बयान। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी मंगलवार को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। डोभाल बुधवार को होने वाली भारत चीन विशेष प्रतिनिधि यानी SR वार्ता में हिस्सा लेंगे। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 सालों से जारी सैन्य गतिरोध को हल कर द्विपक्षीय संबंधों को पटरी पर लाना है। इससे पहले चीन ने बयान जारी करके आपसी भरोसे और संवाद को मजबूत करने की बात कही है। अजीत डोभाल इस विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करेंगे। ये वार्ता भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने और पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी पर आगे बढ़ने के लिए आयोजित की गई है। दोस्तों विशेष प्रतिनिधि वार्ता का 23वां दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये लंबे समय बाद हो रहा है। पिछले 4 सालों में भारत और चीन के बीच संवाद सीमित रहा है। हालांकि सितंबर में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में डोभाल और वांग यी की मुलाकात हुई थी। वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गंबार्ड पहुंचे अक्षरधाम मंदिर। कहा यहाँ आकर मुझे अच्छा लगा। बता दें, दरअसल अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित अक्षरधाम मंदिर का दौरा किया। तुलसी खुद को प्राउड हिंदू बताती है। अक्षरधाम मंदिर में अपने दौरा को लेकर तुलसी गबार्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए तुलसी गबार्ड ने लिखा कि बीती रात अक्षरधाम मंदिर पहुंचकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरे देश से आए हिंदू नेताओं, रॉबिन्सविल मेयर और काउंसिल के सदस्यों के इस गर्मजोशी से भरे स्वागत के लिए आभारी हूँ। इस दौरान अक्षरधाम मंदिर में विशेष प्रार्थना के लिए दुनिया भर के हिंदू धर्मगुरु और भक्त जुटे थे। तो वहीं आपको बता दें, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से मिले नौसेना प्रमुख। रक्षा क्षेत्र में संबंध मजबूत करने पर हुई चर्चा। दोस्तों भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इंडोनेशिया के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजामोसोएद्दीन के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने इंडोनेशिया के शीर्ष सेना अधिकारियों से मुलाकात की। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया है कि भारत अपनी नौसेना की प्रगति में सहायता के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित कर रहा है। रक्षा मंत्री सजाफ्री ने इसकी सराहना की। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों के शवों से हैवानियत, जेलेंस्की ने लगाया खतरनाक आरोप। दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि एक रूसी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिक के शव को आग लगा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य रशिया के साथ लड़ रहे उत्तर कोरियाई सैनिकों की उपस्थिति को छिपाना है। जेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए एक वीडियो में यह दावा किया। इसमें आंशिक रूप से जलती हुई लाश दिखाई दे रही थी। इसका अंग्रेजी सब टाइटल था, रूसी उत्तर कोरियाई सैनिकों के मरने के बाद भी उनके चेहरे छिपाने की कोशिश करते हैं। इस 30 सेकंड के वीडियो में एक संदिग्ध उत्तर कोरियाई सैनिक का क्लोजअप और अन्य फुटेज भी शामिल है, जिसमें एक एशियाई सैनिक कैमरे के सामने नहीं कह रहा है, जबकि बैकग्राउंड में एक अन्य व्यक्ति कह रहा है उसे मास्क लगाने के लिए कहो, मास्क लगाओ जैसी बातें कह रहा है, जो क्लियर दिखाता है कि उत्तर कोरियाई सैनिकों के शवों के साथ हैवानियत करती नजर आ रही है यूक्रेन की सेना। बाकी क्या है रियलिटी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा या फिर यूक्रेन ही जानता होगा। वहीं आपको बता दें, ट्रंप ने दिए रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म करने के संकेत। कहा समझौते के लिए जेलेंस्की को रहना चाहिए तैयार। दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पहल करने की बात कही। फ्लोरिडा स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल से ये नरसंहार जारी है, अब इसे खत्म करना होगा, हमें युद्ध रोकने के लिए कदम उठाने ही होंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही अरबों डॉलर की आर्थिक और सैन्य सहायता की आलोचना कर चुके हैं। उनका सत्ता में आना यूक्रेन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ट्रंप कई बार ये दावा कर चुके हैं कि वे रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, नक्सलियों ने गाँव वालों को बना लिया था। ह्यूमन शील्ड मुठभेड़ के दौरान 4 ग्रामीण हुए घायल। दोस्तों छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों को मानव ढा लिया। ह्यूमन शील्ड बनाए जाने की बात सामने आई है। पुलिस अफसरों ने मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूबे के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके में पिछले सप्ताह सुरक्षा बलों के साथ
साथ नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ था। उन्होंने बताया है कि एनकाउंटर के दौरान नक्सलियों ने नाबालिगों सहित कई ग्रामीणों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। अधिकारियों ने कहा है कि इसके चलते गोलीबारी में 4 आम नागरिक घायल हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण अबूझ माड़ के कलहाजा झोड़ बेड़ा गांवों की पहाड़ियों पर 12 दिसंबर को सुरक्षा कर्मियों की एक ज्वाइंट टीम के साथ गोलीबारी में 2 महिलाओं सहित 7 नक्सली मारे गए थे। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान से आकर मनमोहन गुजराल आडवाणी सत्ता तक पहुंचे, लेकिन पीओके से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था। मोदी सरकार ने सब पॉसिबल करके दिखाया। आपको बता दें दोस्तों, जेपी नड्डा जी ने विपक्ष को करारा लताड़ लगाई है। आपको बता दें, राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा अनुच्छेद 356 के बार बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने एक देश एक चुनाव विधेयक लाने का फैसला किया है। भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन बहस को भी आगे बढ़ाते हुए नड्डा जी ने कांग्रेस पर संविधान की भावना को बदलने और उसे पुनः लिखने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। नड्डा जी ने कहा कि आज आप एक देश एक चुनाव के विरोध में खड़े हो रहे हैं। आपके कारण ही एक देश एक चुनाव लाना पड़ रहा है, क्योंकि 1952 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। आपने यानी कांग्रेस अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल से राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बार बार गिराती थी और ऐसा करके आपने कई राज्यों में अलग अलग चुनाव की स्थिति लाकर खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आदेश से संसदीय प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हुए पिछले दरवाजे से 35A लाया गया। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये निकला कि भारतीय संसद द्वारा पारित 106 कानून जम्मू कश्मीर में लागू ना हो सके और इनमें पोक्सो, मानवाधिकार के खिलाफ अत्याचार और महिलाओं की संपत्ति का अधिकार जैसे कानून थे। उन्होंने कहा कि पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने तथा लाल कृष्ण आडवाणी भी पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे और वो भी भारत के उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पीओके से आया हुआ व्यक्ति जम्मू कश्मीर की विधानसभा का सदस्य नहीं बन सकता था, वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता था, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को वोट देने की भी अनुमति नहीं थी। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सही लताड़ लगाया है जेपी नड्डा ने। अगर आप भी मानते हैं तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो। बाकी दोस्तों, इस मुद्दे पर आगे आपको विस्तार से और खबर बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, पाकिस्तान में बनेगा क्या एक और बांग्लादेश। साल 1971 का युद्ध याद आया तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट का छल का दर्द। कहा, हमने सबक नहीं लिया, अभी भी सबक नहीं लिया। जी हाँ, बांग्लादेश के इतिहास में 16 दिसंबर का एक खास महत्व है। इस दिन बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर को ही 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में पाकिस्तानी सेना की हार हुई थी। इससे बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग आजाद देश बनने का रास्ता साफ हुआ था। ये बात हर कोई जानता है। बांग्लादेश में लगातार जारी सियासी उथल पुथल के बीच मंगलवार को 53वां विजय दिवस मनाया गया। बांग्लादेश के अलग देश बनने पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चीमा ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया है कि पाकिस्तान के सामने एक बार फिर से बंटने का खतरा है। कमर चीमा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि 16 दिसंबर की तारीख खास है, क्योंकि इस दिन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। ऐसे में यह पाकिस्तान के लिए अहम तारीख रही और बहुत दिन तो हम इसे कबूल नहीं कर पाए। इस घटनाक्रम में इंडिया ने उस वक्त बड़ा रोल अदा किया था। इसी का असर हमने देखा है कि बांग्लादेश की भारत से दोस्ती ज्यादा रही है। शेख हसीना भी हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रही हैं। उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान ने भी हमेशा पाकिस्तान पर तमाम आरोप लगाए। कमर चीमा ने कहा कि 1971 को बार बार हमें याद दिलाया जाता है। खास तौर से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो ये कह रही है कि एक नया बांग्लादेश फिर से बनने जा रहा है। इससे ये साफ होता है कि पहले बांग्लादेश के अलग होने से हमने अभी तक कोई सीख नहीं ली है। हम आज भी उसी स्थिति में हैं जैसा कि बांग्लादेश आजाद होने से पहले थे। ये कहना है दोस्तों कमर चीमा का। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, विजय दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट देख बांग्लादेश को लगी मिर्ची। कहा, उसी जीत में भारत सिर्फ सहयोगी था, ना कि मेन कैरेक्टर। जी हाँ, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के कानून सलाहकार आसिफ नजरुल ने विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि भारत इस जीत में सिर्फ एक सहयोगी था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। विजय दिवस हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब ऐसे में मोहम्मद यूनुस के मंत्री का यह कहना कि 1971 के उस युद्ध में भारत ने कुछ भी नहीं किया था, जो एक बहुत बड़ी बांग्लादेश की नाकामी को दिखाता है और आज दर्शाना चाहता है कि वो अपने पिताजी की वैल्यू भूल चुका है, जो वाकई में एक लापरवाह पुत्र की तरह बांग्लादेश एक्ट करता नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने दे दिया दोस्त चीन को सबसे बड़ा धोखा। बना रहा अपना स्वदेशी फाइटर जेट। चीनी JF-17 की उतार रहा नकल। दोस्तों, चीन और तुर्की जैसे देशों पर
अपने रक्षा उपकरणों के लिए निर्भर रहने वाला पाकिस्तान अब आत्मनिर्भर होना चाहता है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अब पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना के लिए स्वदेशी फाइटर जेट को विकसित करने के प्रयास में जुटा है। पाकिस्तान का नया लड़ाकू विमान सिंगल इंजन पर होगा, जिसे 4.5 पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के तौर पर विकसित करने की योजना है। लेकिन पाकिस्तान की इस योजना में दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के लिए इस नए फाइटर प्रोग्राम का डिजाइन चीन के मौजूदा JF-70 लड़ाकू विमान से लिया गया मालूम पड़ता है। वहीं आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के राज्य ने पूजा स्थलों में विरोध प्रदर्शनों पर बैन का रखा प्रस्ताव। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के एक राज्य की सरकार ने बढ़ते यहूदी विरोधवाद से निपटने के लिए प्रदर्शनकारियों पर नए प्रतिबंध लगाने जाने का मंगलवार को प्रस्ताव रखा, जिनमें पूजा स्थलों के बाहर प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। मेलबर्न में इस महीने आगजनी करने वालों ने एक यहूदी उपास गृह को नुकसान पहुंचाया था और प्रदर्शनकारियों ने एक सप्ताह पहले सिडनी के उपासना गृह में श्रद्धालुओं को 3 घंटे तक बंद रखा था। इन घटनाओं के बाद विक्टोरिया की प्रीमियर जेसिंटा एलन के ने नए कानून प्रस्तावित किए हैं। एलन ने कहा है कि ये शांतिपूर्ण विरोध नहीं है, यह खतरनाक व्यवहार है। उन्होंने कहा, यहूदी विरोधवाद एक कैंसर है और हमें यहूदी विरोधी भावना की इस बुराई, नस्लवाद की बुराई के सभी रूपों से लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वहीं आपको बता दें, ताइवान के करीब चीन का बड़ा ही शक्ति प्रदर्शन, परमाणु पनडुब्बी का मिसाइल हैच खोलकर दिखाई ताकत। जी हाँ, चीन की एक परमाणु पनडुब्बी खुले हुए मिसाइल हैच के साथ नजर आई। इस पनडुब्बी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। बताया गया है कि इस खुले मिसाइल हैच वाली तस्वीर तब ली गई जब यह पनडुब्बी विवादित दक्षिण चीन सागर के किनारे स्थित एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी वाले नेवल स्टेशन पर खड़ी थी। गूगल अर्थ प्रो के एक हाई पावर डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर वेरिएंट से अपडेट की गई ताजा सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार दक्षिणी चीन के हैनान द्वीप पर लोंगपो नौसेना बेस के एक घाट पर एक पनडुब्बी को डॉक करते हुए देखा गया, जिसमें कम से कम 4 मिसाइलें हैच बंद नहीं थे। तो वहीं बता दें, चीन को परमाणु बम तकनीक के लिए यूं ही नहीं ब्लैकमेल कर रही है पाकिस्तानी सेना, बता रही है बेकार है एटमी हमला करने की ताकत। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना ने अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। अब चीन के साथ ही माइंड गेम खेलती नजर आ रही है पाकिस्तानी सेना। उसने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाना है तो जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत देनी होगी। पाकिस्तानी सेना की इस मांग के बाद चीन की सरकार भड़क गई है और पूरी बातचीत रुक चुकी है। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वो ग्वादर पोर्ट को उसकी सेना के हवाले कर दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना आनाकानी कर रही है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इसे सौंपने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही खतरनाक शर्त रख दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है, लेकिन उसके अपने एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। इसी वजह से अब वो चीन को ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। टॉप साइड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले प्राइवेट तरीके से चीनी सेना को आश्वासन दिया था कि वो अपने ग्वादर पोर्ट को उसके हवाले कर देगी। अब पाकिस्तानी सेना ने न केवल जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत मांगी है, बल्कि खूब सारा पैसा भी मांगा है। जी हाँ, जिसने चाइना को चौंका कर खड़ा कर दिया है कि वही पाकिस्तान हमारे सामने बोल रहा है जो हमारी रोटी पर पलता है। लिटरली दोस्तों, यही रिएक्शन था चाइना का। वहीं आपको बता दें, असद के जाते ही सीरिया में बड़ा हमला करने जा रहा है तुर्की। खलीफा एर्दोगन का खतरनाक प्लान, अमेरिकी सेना का भी डर नहीं है उसको। दोस्तों, बशर अल असद शासन के देश छोड़कर भागने के बाद सीरिया में मची अफरा तफरी के बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन ने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की और उसकी समर्थित मिलिशिया सीरिया में कुर्द बलों के नियंत्रित इलाके पर बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जब इस महीने की शुरुआत में जब हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सीरिया के विद्रोहियों ने दमिश्क की ओर बढ़ना शुरू किया था, उसी समय तुर्की ने अपने प्रायोजित मिलिशिया के साथ मिलकर कुर्दों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं बता दें, राज्यसभा में अमित शाह जी के 10 बड़ी बातें, जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए था। बता दें, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान किए गए संविधान संशोधन को लेकर जमकर निशाना साधा। दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा, देश कितना आगे बढ़ा, जनता को ये चर्चा इस बात का एहसास कराएगी। इस चर्चा में हम गहराई तक गए, हमारा लोकतंत्र पाताल की गहराई तक है। ये भी साफ हुआ कि जब जब जनता ने किसी पार्टी को जनादेश दिया तो उसने सम्मान किया या नहीं किया। संविधान पर चर्चा युवा पीढ़ी के लिए तो बहुत अच्छा है। इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से अनेक तानाशाहों का अभिमान चूर चूर करने का काम किया है। अमित शाह जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के लिए लोहे का जिगरा चाहिए था। कांग्रेस इतने सालों तक 370 को गोद में खिलाने का काम करती आई। लोग कहते थे कि खून की नदियां बहने लगेंगी। नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार सत्ता में आए और एक ही झटके में इस
से हटाने का काम किया। खून की नदियां तो छोड़ो, एक कंकड़ भी चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। चिनाब ब्रिज से लेकर निर्यात में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर के नंबर 1 पर आने का जिक्र करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गया है। ये पूछते हैं कि 370 हटाने से क्या हो गया, बताता हूँ, इससे आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई। जी हाँ, और भी बहुत कुछ कही दोस्तों अमित शाह जी ने कांग्रेसियों को, विपक्षियों को घेरते हुए। तो वहीं बता दें, ईवीएम पर जवाब देते हुए अमित शाह जी ने कहा कि महाराष्ट्र में ईवीएम खराब हो चुकी है लेकिन झारखंड में ठीक है, अरे कुछ तो शर्म करो। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब 2 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम एक ही दिन आए हों और एक में किसी पार्टी को सुपड़ा साफ का सामना करना पड़ा हो और दूसरे में वो जीत गई हो, तो ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है। राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह जी ने ये बातें कही। दोस्तों, क्या आप भी अमित शाह जी को इस बात का समर्थन करेंगे जहां पर अगर कांग्रेस हारी है तो ईवीएम खराब है, लेकिन कांग्रेस जीत गई तब कुछ नहीं कहा जाता? आखिर ये 2 राय वाली बातें कैसे चलेंगी? तो वहीं बता दें, भले ही 1 नेशन 1 इलेक्शन पास कराना मुश्किल हो रहा हो भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन एक चीज तो तय है दोस्तों कि इन्होंने देश को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। एक देश एक चुनाव विधेयक संसद में आ तो गया है, लेकिन इसको पास कराना इतना आसान नहीं होगा। ये बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी तक को पता है। इसकी मुख्य वजह है कि बिल के पक्ष में आवश्यक संख्या बल जो अभी नजर नहीं आ रहा, इसी के चलते सत्ता पक्ष इस बिल को जेपीसी में भेजने की रणनीति पर चल रही है। इसका खुलासा खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में किया है। तो उधर इस बिल के समय जब भाजपा के 20 से ज्यादा सांसद गायब रहे, अब उनको नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा उन सांसदों को नोटिस भेजेगी जो कल सरकार के महत्वाकांक्षी 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले बिल को पेश किए जाने के दौरान लोकसभा में मौजूद नहीं थे। भले ही इन सांसदों की अनुपस्थिति बिल के पारित होने में रुकावट नहीं बनी, लेकिन इसने विपक्षी कांग्रेस को यह दावा करने का मौका दे दिया कि सरकार के पास इस मुद्दे पर पर्याप्त समर्थन नहीं है। भाजपा सांसदों की अनुपस्थिति के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। रिपोर्टों के मुताबिक भाजपा ने अपने जिन सांसदों को नोटिस भेजा है उनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। अगर नाम की बात करें तो इनमें प्रमुख नाम हम आपको बताते हैं, जहां जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, BS राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय बघेल, भागीरथ चौधरी, उदय राज भोंसले, जयंत कुमार रॉय और जगन्नाथ सरकार का भी नाम है। दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तगड़ा निशाना, कहा ना खुद किसानों के लिए कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को करने देते हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ना तो खुद किसानों के लिए कुछ करते हैं और ना ही दूसरों को कुछ करने देते हैं। इसके साथ ही मोदी जी ने कहा कि भाजपा की नीति विवाद की नहीं संवाद की है और वो व्यवधान में नहीं समाधान में विश्वास रखती है। जी हाँ, मोदी राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर यहाँ दादिया में आयोजित 1 वर्षीय परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करना मत भूलिएगा। और मिलते अगली बड़ी खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।